हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए आ गया है लक्ष्य बैच। सर्वोत्तम लेकर आया है आपके लिए लक्ष्य बैच। तो आप भी अगर क्लास 10th बिहार बोर्ड में हैं तो लक्ष्य बैच में इनरोल कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आपको पढ़ाया जा रहा है। तकरीबन आप देख सकते हैं कि 199 रुपीज में आपको क्या क्या मिलेगा। लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, पीडीएफ नोट, ऑनलाइन टेस्ट और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी। आप डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं। या फिर मैं पूरे क्लास के दौरान ही आपको कई सारी बातें बता देता हूं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिए, सारी बात ध्यान से सुनिएगा कि ये आपको मिलेगा कहां। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाइएगा तो सर्वोत्तम ऐप मिलेगा। सर्वोत्तम ऐप के साथ आपको लक्ष्य बैच मिलेगा, वहां जाके एनरोल कर लेना है। ठीक है, सारी चीजें आपको करवा देंगे इस बैच के अंदर, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों पेपर आपका करवा देंगे डिस्कशन। या पूरा पेपर आपको पढ़ा देंगे, क्वेश्चन बैंक भी डिस्कस कर देंगे। सारी चीजें आपके लिए की जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे थे, ये जो हम पढ़ा रहे थे वो है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री हम ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया था, पहला लेक्चर आपका कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, लेक्चर 1 में मैंने आपको रिएक्शन के बारे में कई सारे बातें बताई थी। परिचय वाला जो पार्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो पहले फटाफट जाके लेक्चर 1 देख लीजिए और उसके बाद हम आज स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2। लेक्चर 2 जैसे हम स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारे पास ये टेबल बना हुआ है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में अलग अलग प्रकार हैं रासायनिक अभिक्रिया के, जिनके बारे में एक्सप्लेनेशन करना है। सबसे पहला जो प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया, फिर पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में एक नाम लिखा होगा प्रकाश संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं, तापीय विघटन या तापीय वियोजन अभिक्रिया या तापीय विघटन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, या तो एकल विस्थापन गई है या तो विस्थापन गई है। उसके बाद है उभय विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्माशोषीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया और लास्ट में आपको पढ़ना है रेडॉक्स अभिक्रिया। टोटल 11 प्रकार पढ़ने हैं। अब देखिए, एनसीईआरटी में कुछ कम प्रकार दिए हुए हैं, लेकिन भारतीय वन की किताब में ये सारे प्रकार आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट देख लीजिए, ये सारे प्रकार आपके सामने दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपने को पढ़ना है, सबसे पहले जो पढ़ना है वो है संयोजन अभिक्रिया के बारे में। इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। अब होता क्या इस रिएक्शन के अंदर, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल का निर्माण करता है। जैसे देखिए, इस रिएक्शन की एक पहचान होती है। पहचान क्या होता है कि इसमें एक ही प्रतिफल का निर्माण होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए किसी अभिक्रिया में एक ही प्रतिफल बन रहा है, तो प्रतिफल की संख्या अगर 1 हो तो उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। आप देख लीजिए, प्रतिफल की संख्या कितनी होगी, 1। अगर प्रतिफल की संख्या सिंगल है, जैसे तुम हो सिंगल, हाँ जैसे तुम हो सिंगल, वैसे ही इसमें प्रतिफल भी क्या होता है, सिंगल होता है। अगर प्रतिफल सिंगल है, 1 है, तो कहेंगे संयोजन अभिक्रिया है। अब देखिए, इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल का निर्माण करते हैं। जैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर बोलते हैं कि एक जेंडर अभिक्रिया ले, सामान्य अभिक्रिया लेते हैं, जिसमें ए और बी के साथ मिलकर क्या बना दिया, ए बी बना दिया। ठीक है, तो ये देखो 2 अभिकारक है, 1 प्रतिफल है। ये 3 अभिकारक है, 1 प्रतिफल है। एक्स वाई जेड मिलकर एक्स वाई जेड एक कंपाउंड बना दिया। ठीक है, इस तरीके से हम संयोजन अभिक्रिया को समझते हैं। अब इसमें क्या होगा, 2 मिलकर 1 हो जाएंगे। क्या समझ में आया, 2 मिलकर 1 हो जाएंगे। कैसा रिएक्शन है ये, पैचअप रिएक्शन है। देखो, हमारी भाषा में या अभी जो जनरेशन चल रहा है उसकी भाषा में कहते हैं पैचअप रिएक्शन है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है, तो पैचअप रिएक्शन है। वियोजन अभिक्रिया क्या है, ब्रेकअप रिएक्शन है। आगे जाकर जीने मरने वाला भी रिएक्शन बताएंगे। तो फटाफट, अगर आप इस सेशन में आपको मजा आ रहा है या सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा है, दोस्तों को भी शेयर करिए और लोगों को भी बताइए। और जो भी बिहार बोर्ड क्लास 10 में तैयारी करें उन लोगों को जरूर बताइएगा कि ये बैच स्टार्ट हो गया है। फटाफट जाके आप उसको एनरोल कर लीजिए, देख लीजिए। आइए संयोजन अभिक्रिया की बात करते हैं। संयोजन अभिक्रिया तत्व और तत्व के बीच में भी हो सकता है, तत्व यौगिक के बीच में भी हो सकता है, और यौगिक और यौगिक के बीच में भी हो सकता है। सबसे पहले देखेंगे तत्व और तत्व के बीच में जब अभिक्रिया हो रहा है। देखो, हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन भी क्या है, एक तत्व है। अब देखो, ये सब आपको पता नहीं है तत्व क्या है, यौगिक क्या है, तो उसके लिए बेसिक लेक्चर देखिए। एक अलग से सेगमेंट बना के डाल देंगे वीडियो। ठीक है, डाल दिए हैं, एक 2 लेक्चर उसका भी डाल दिए हैं। तो अलग से सेगमेंट बना के पूरा बेसिक लेक्चर का वीडियो डाल देंगे। तो वो पहले बेसिक लेक्चर देख लीजिएगा, जिनका बेसिक खराब है। जिनका बेसिक अच्छा, पूरा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। आइए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा बाबू, H2O बनाएगा। देखिए ध्यान से, मैंने आपको बेसिक लेक्चर में या पहले लेक्चर में आपको क्या बताया था कि हमें तत्व देखकर पता चल जाएगा कि यौगिक कैसा बनेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, पानी बनाता है, जल बनाता है, नीर बनाता है, बिस्लरी बनाता है, किल्ले बनाता है, वारी बनाता है कि नहीं। अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस करने की कोशिश करें बाबू, तो हमने कहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाता है। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लिख दे। नहीं, यहां 2 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये परमाणु का जगह है, और कहते हैं केमिस्ट्री में परमाणु को छेड़ना क्या है, पाप है। अणु को छेड़ सकते हैं, हाँ, अणु नाम की लड़की को नहीं छेड़ना है।
अणु को छेड़ सकते हैं, ठीक है। तो अणु की जगह ये है, यहाँ छेड़ दो। अगर इसको 2 बनाना है तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, देखिए 2 1 जा 2 हो गया, है कि नहीं। हाइड्रोजन कितना हो गया बाबू, 4। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन के नंबर बढ़ गए, तो ये हाइड्रोजन हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 से गुना कर लीजिए, बैलेंस हो गया। अब देखिए बैलेंस मतलब संतुलित, दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। बार बार नहीं समझाऊंगा, एक बार मैंने समझा दिया। ये हाइड्रोजन 4 है, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितना है 2 है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन क्या है, 2 2 जा 4, 4 है, ये 2 1 जा 2 2 है। इस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। आइए जरा देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये भी एक तत्व है, ये भी एक तत्व है, 2 तत्व मिलकर क्या बना देंगे, एक। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ये जो मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन से भी क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम यहाँ 1 है, यहाँ भी 1, ऑक्सीजन 2 है, फिर से 2 करने के लिए गुना करना पड़ेगा। लेकिन फिर मैग्नीशियम क्या हो गया 2, तो इधर भी 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इस तरीके से हमारा क्या है बाबू, समीकरण संतुलित हो गया। अच्छा एक चीज ध्यान से सुनिए, हमने क्या कहा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल का निर्माण करते हैं। यहाँ भी 2 अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल बना रहा है, यहाँ भी 2 अभिकारक मिलकर क्या बना रहा है, एक प्रतिफल बना रहा है। तो आप देख पा रहे हैं प्रतिफल की संख्या क्या है, 1 है, सिंगल है, जैसे तुम हो, है कि नहीं। कार्बन ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाता है, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, चेक कर लेना। सल्फर ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ देखिए कैल्शियम और ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, कैल्शियम का ऑक्साइड बनाता है। ध्यान से सुनिएगा, कैल्शियम का ऑक्साइड बनाता है। यहाँ कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, वहाँ 1 है, 2 से गुना कर दिया, 2 हो गया भाई। ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन कैल्शियम 2 हो गया, यहाँ 2, कैल्शियम से 2 से गुना कर दो, यहाँ भी कैल्शियम 2 हो जाएगा, बैलेंस भी हो गया। तो रिएक्शन में केवल एक बात नहीं बताई जा रही है, बैलेंसिंग भी साथ में साथ आपको सिखाया जा रहा है। एक चीज यहाँ देख लीजिए, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो मैग्नीशियम का एक रिबन आता है, फीता आता है। जब तुम उसको जलाओगे तो मैग्नीशियम का एक सफेद चूर्ण बनेगा, सफेद कलर का, ठीक है। जैसे ये कैसे चलता है, जैसे आपने कभी दिवाली में फुलझड़ी जलाया होगा, तो जैसे फुलझड़ी जलता है ना, बिल्कुल वैसा ही मैग्नीशियम ऑक्साइड भी, क्या मैग्नीशियम भी जलता है। जैसे आपके पड़ोसी जलते हैं ना, जैसे देख लीजिए, है कि नहीं, तो वैसे ही ये कुछ जलता है वैसे ही कुछ जलता है, समझ जाइए, है ना। बहुत चकाचौंध रोशनी के साथ जलेगा ये। आइए जरा देखिए ध्यान से, और भी कई सारी बातें हैं इसमें। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आगे सोडियम है, सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा NaCl, क्या बनेगा, NaCl। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ क्लोरीन 2 है, वहाँ 1 है, 2 से गुना कर दिया। सोडियम भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 से गुना कर दिया। इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस किया गया। और संयोजन अभिक्रिया तत्व और तत्व के बीच में देख रहे थे आप। अब देखिए तत्व और यौगिक के बीच में जो संयोजन अभिक्रिया वो देखेंगे। तो यहाँ देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक को बोलते हैं मोनो, देखिए एक को क्या बोलते हैं, मोनो। एक ऑक्सीजन है तो मोनोऑक्साइड बोलेंगे, 2 ऑक्सीजन होगा तो डाइऑक्साइड बोलेंगे, है कि नहीं। जैसे इसको बोलते हैं सल्फर, इसको 2 है तो डाई बोलेंगे, ओ को बोल देंगे ऑक्साइड। एक बार हम गए थे ग्रीक, ठीक है, ग्रीक में हम सिंगल गए थे, ठीक है, हमें बहुत बुरा लगा, सिंगल गए थे, हाँ सिंगल गए थे। तो सिंगल गए थे, वहां के लोग हमें मोनो मोनो बुला रहे थे, क्या बुला रहे थे, मोनो मोनो। तो एक बार हम ग्रीक गए और वहां के लोग हमें मोनो मोनो बुला रहे थे, हम समझ गए कुछ मामला गड़बड़ है। तो फिर हम सोचे कि मोनो मोनो काहे बुला रहे, गूगल किए, मोनो का मतलब क्या, तो बताया एक। अच्छा हम सिंगल है इसलिए हमको मोनो मोनो कहा रहा है, ठीक है। तब हम क्या किए, ग्रीक में जाके शादी कर लिए। अब क्या बोला हमको सब, डाई। अब क्या बोला, डाई, क्योंकि एक से भले 2 हो गए, ठीक है, डाई बोल दिया। कुछ साल जब गुजर गया, ठीक है, तो हमारा एगो चिंटू भी आया, एगो चिंटू भी आया। अब हम 2 नहीं रहे, 3 हो गए, हमको लोगों ने कहा ट्राई। अब हम धीरे धीरे ग्रीक की भाषा समझने लगे कि बाबू एक कहा गया तो मोनो, जब हम सिंगल थे तो हमको मोनो कहा गया, हम 2 हो गए तो हमको डाई कहा गया, 3 हो गए तो क्या कहा गया, ट्राई, ठीक है। बाबू एगो और हुआ, समय बीतने के साथ साथ हो जाता है, एक और हुआ, तब हो गए 4। तो अब हमको लोग टेट्रा कहने लगा। देखिए इससे आगे का प्लानिंग हमारा नहीं था, इसलिए आगे अभी नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे। इससे आगे का भी प्लानिंग अगर होगा, अगर मान लो हमें क्रिकेट का टीम बनाना होगा तो हम और भी बात करेंगे, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, तो बहुत सारी बातें करेंगे, है कि नहीं। तो बस इतना ही तक रहने देते हैं, अभी आपके काम का इतना ही है। अगर 4 होगा तो ग्रीक में कह देंगे टेट्रा, ठीक है, समझ गए ना। तो एक को क्या कहेंगे, मोनो, 2 को क्या कहेंगे, डाई, समझ गए आप, बहुत बढ़िया। आइए पॉइंट पे आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बैलेंस अगर करना है तो ऑक्सीजन बाबू यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, कार्बन 1 है। तो अगर हम 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 से गुना कर देते हैं। तो ऑक्सीजन हो गया 4, कार्बन हो गया 2, यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए, कार्बन 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी 2, तो इधर भी 4, इधर भी 4, बैलेंस हो गया, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से विक्रिया करता है तो ये बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब अगर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो ये सल्फर 1 है, यहाँ हो जाए ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 3 है, 2 से गुना करके देखिए, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 6, सल्फर हो गया 2, इधर 2 से गुना कर लीजिए, अपने आप बैलेंस हो जाएगा, सल्फर 2, ऑक्सीजन इधर 4 और 2 6।
इस तरीके से आपने क्या देखा, ये बाबू यौगिक है, ये क्या है, तत्व है। तो तत्व और यौगिक के बीच में आपने संयोजन अभिक्रिया देखा। ये आपका तत्व है, ये यौगिक है। तत्व और यौगिक के बीच में आपने क्या देखा, संयोजन अभिक्रिया देखा। अब देखो यौगिक और यौगिक के बीच में भी क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है। जैसे ये सोडियम कार्बोनेट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये पानी है, ये तीनों के तीनों यौगिक हैं। ये सोडियम कार्बोनेट जिसको हम खाने वाला सोडा कहते हैं, ये जो सॉरी धोने वाला सोडा है, ये माफी चाहेंगे, ये धोने वाला सोडा है, धोबन सोडा है। तो ये धोबन सोडा है Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करके ये जो धोबन सोडा है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करके ये खाने वाले सोडा का निर्माण करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। अगर बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ सोडियम 2 है बाबू, 2 से गुना कर दीजिए, ऑलरेडी सब कुछ बैलेंस हो गया है, चेक कर लेना, भरोसा नहीं हो तो, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो ये देखिए धोने वाले सोडा से खाने वाले सोडा का निर्माण हो गया। कई बार खाने वाले सोडा से भी धोने वाले का हो जाता है निर्माण। आइए देखें, ये यौगिक है, ये भी यौगिक है। यौगिक यौगिक के बीच में संयोजन, हमने क्या कहा था, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल बनाएगा। देखिए 2 या 2 से अधिक 3 है, 3 मिलकर क्या बना रहा है, 1 बना रहा है। तो प्रतिफल की संख्या अभी भी 1 है, तो संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अगर देखिए कार्बन ऑक्साइड, ये देखिए कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड है और ये क्या है, जल है। तो जब भी कोई कैल्शियम ऑक्साइड या जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ गुरु मंत्र याद रखिएगा, जब धातु या धातु का कोई भी यौगिक जल से अभिक्रिया करता है तो धातु के हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो सबसे पहले धातु क्या है, कैल्शियम, और इसका हाइड्रोक्साइड बनाना चाहते हैं तो OH। अच्छा, इसकी वैलेंसी यहाँ होती है 2, तो यहाँ वैलेंसी लिखिए 2, OH है, यानी कि हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी यहाँ होती है 1, तो कैल्शियम के नीचे क्या लिखेंगे 1। जिनको नहीं समझ में आया फिर से देखिए, ये कैल्शियम है और ये हाइड्रोक्साइड है, इसकी वैलेंसी +2 होती है, इसकी -1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन लिया है बस, ठीक है। और यहां से ये इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 1, एक को लिखे तो ठीक, ना लिखे तो ठीक। तो हमने कहा जब कोई धातु का ऑक्साइड या धातु का कोई भी यौगिक जल से भी क्रिया करेगा तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, बन गया धातु का हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये देखो इसको हम कहते हैं कली चूना, इसको हम कहते हैं कली चूना। ये जल है और ये है चूने का पानी, चूने का पानी। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, व्हाइट वॉश में, दीवार के ऊपर जो पेंट किया जाता है सफेद कलर का, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ये पानी में डालोगे फलने वलने लगता है, ठीक है। ये अमोनिया है, ठीक है, ये अमोनिया है और ये HCl है, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ऑलरेडी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। वहां भी बैलेंस है, यहाँ भी बैलेंस है। जहां बैलेंस होगा वहां कुछ नहीं बोलेंगे, जहां बैलेंस नहीं होगा वहां बैलेंस कर देंगे। आइए जरा देखिए, एक और रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस रिएक्शन की बात करती है, रिएक्शन बहुत सिंपल है, पानी के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या बनाएगा, H2SO4। तो ध्यान से सुनिए, ये आपका क्या सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये जल है, ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल का निर्माण होता है। जैसे कि आप देखे होंगे जो अम्ल वर्षा होती है उसमें क्या हमारे आसपास हमारे पर्यावरण में सल्फर ट्राइऑक्साइड है, पोल्यूशन है, ठीक है। जब पानी बारिश होती है तब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। फिर अम्ल जो है ना, वो अम्ल बन जाता है और वही बारिश के रूप में गिरता है, ठीक है। तो अम्ल वर्षा के कारण बहुत सारा नुकसान भी होता है, जैसे कि जलीय जीव का नुकसान होता है, बड़ी बड़ी इमारतों का नुकसान होता है। ये लेकिन हमारा टॉपिक वो नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि अभी तक मैंने आपको क्या सिखा दिया, संयोजन अभिक्रिया के बारे में बता दिया। और संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल का निर्माण कर रहे थे। तत्व और तत्व के बीच में देखा, तत्व यौगिक के बीच में देखा और यौगिक के यौगिक के बीच में देखा। अब यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण और दिया है, प्रकाश संयोजन अभिक्रिया। देखिए प्रकाश संयोजन अभिक्रिया ऐसी संयोजन अभिक्रिया होती है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या फिर प्रकाश की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक प्रतिफल का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहेंगे, प्रकाश संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल है। आप सभी लोग इस अभिक्रिया से वाकिफ है कि जल और पानी क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी कि CO2 और पानी, ये CO2 और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। और ये कौन करता है, पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे। वायुमंडल से CO2, मृदा से जल और खनिज लवण अवशोषित कर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। उसी को तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो CO2 पानी मिलकर बना देगा ग्लूकोज, C6H12O6। ध्यान से सुनिएगा, अगर ग्लूकोज बनाया तो देखिए ग्लूकोज के साथ साथ क्या बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है, ठीक है। ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी बनता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रकाश संयोजन अभिक्रिया है, प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, ठीक है। यहां ध्यान से सुन लीजिए, ये उत्पाद नहीं है, ये उत्पाद नहीं है। देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ 6 ग्लूकोज ले, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज 6 है तो यहाँ भी 6 से गुना कर दिया गया। सबसे पहले इस रिएक्शन में कार्बन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को और फिर ऑक्सीजन को, ठीक है। कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करें तो वहां 12 है, तो यहाँ 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 12 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 18, ठीक है। और यहाँ देखिए 6 है, इसको 6 से गुना कर दिए तो हो गया ये 12 और 6 18।
अच्छा ध्यान से सुनिएगा, आप सोच रहे होंगे सर प्रतिफल तो इसमें दो बन गया। नहीं, प्रतिफल एक ही है। ध्यान से सुनिए, मेन जो है ना यही है, उत्पाद यही बना है, ये सह उत्पाद है, उत्पाद के साथ बना है। आपको प्रकाश संश्लेषण जब मैंने पढ़ा था तो बताया था कि उत्पाद के साथ जो बनता है उसे सह उत्पाद कहते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ सह उत्पाद के रूप में बना, उत्पाद तो एक ही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये संयोजन अभिक्रिया है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में आ रहा है, उपस्थिति में हो रहा है, तो इसे प्रकाश संयोजन कहेंगे। ये देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये दोनों मिलकर बनाएगा HCl, ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। बाबू ये जो है ना ये शादीशुदा रिएक्शन है। हाँ, हाइड्रोजन दूल्हा है, क्लोरीन दुल्हन है, और ये अभिक्रिया पंडित जी के उपस्थिति में हो रहा है। पंडित जी कौन है? सूर्य प्रकाश। हाँ हो रहा है, ठीक है, HCl। अब अगर बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 से गुना कर लीजिए, क्लोरीन भी 2 हो गया, सब बैलेंस हो गया। सिल्वर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। अगर आपका रिएक्शन देखिएगा तो यहाँ ब्रोमीन 2 है तो यहाँ 2 से गुना कर लीजिए, लेकिन सिल्वर उधर 2 हो गया तो इधर भी 2 करना पड़ेगा। आयोडीन से रिएक्शन होगा तो ये सिल्वर आयोडाइड बनेगा। ठीक है, रिएक्शन देखिएगा बाबू, तो यहाँ से आयोडीन 2 है तो इधर 2 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो सिल्वर 2 हो गया तो इधर सिल्वर को भी 2 से गुना कर लीजिए। इस प्रकार से हमारा संयोजन अभिक्रिया समाप्त होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। कहते हैं वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक अभिकारक या यौगिक, या तो अभिकारक बोलिए या तो यौगिक बोलिए, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक या यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद या प्रतिफल का निर्माण करता है या सरल यौगिक का निर्माण करता है, इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नाम से है वियोजन, टूटने वाला रिएक्शन, ब्रेकअप रिएक्शन, अभी बताया था, यानी ये ब्रेकअप रिएक्शन है। हम कहेंगे जब एक अभिकारक या यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद या प्रतिफल या क्या बोल सकते हैं सरल पदार्थ का निर्माण करता है, इसमें उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया करते हैं। इसमें होता है क्या कि यौगिक के जो बड़े कण होते हैं ना वो टूटकर 2 छोटे छोटे कण में परिवर्तित हो जाते हैं। जरा यहाँ ध्यान से देखो, ए भी एक बड़ा यौगिक है, ये टूटकर ए और बी में परिवर्तित हो गया। ठीक है, XYZ है, ये टूटकर XY और Z में परिवर्तित हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संयोजन अभिक्रिया है, ये जो वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया का एकदम रिवर्स होता है। उसमें क्या था कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहा था, इसमें एक पदार्थ मिलकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है? याद रखना है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का व्युत्क्रम होता है, नीचे लिखा हुआ भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये संगमरमर का सूत्र है, या फिर बोल सकते हैं खरिया का सूत्र है, या फिर बोल सकते हैं ताजमहल का सूत्र है, क्योंकि ताजमहल किससे बना है? संगमरमर से। मान लीजिए यहाँ ताजमहल में आग लगा दे, क्या करें? आग लगा दे, धिनक दिन धा 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 धा, ताजमहल में आग लगा दे। अगर हम ताजमहल में आग लगा दे तो क्या होगा? पहली बात तो हमें जेल होगा। क्या होगा? जेल। लेकिन जेल जा सकते हैं, पढ़ाने के लिए जेल भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज बनेगा। आइए पॉइंट पे आते हैं। ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को आग लगा दे, यानी कि ताजमहल में आग लगा दे, तो ताजमहल में आग लगा देंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा बाबू? कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान से सुनिएगा। और साथ ही साथ क्या बनेगा? CO2, है ना। और ये CO2 गैस बन के उड़ जाएगा। तो हम कहेंगे अगर ताजमहल में आग लगा दे तो पूरा आगरा क्या हो जाएगा? धुआं धुआं हो जाएगा, है कि नहीं? तो पूरा आगरा धुआं धुआं हो जाएगा। और साथ ही साथ जो राख बचेगा सफेद कलर का, उसे हम क्या बोल देंगे? कैल्शियम ऑक्साइड बोल देंगे, है कि नहीं। ताजमहल में आग लगा देंगे, है कि नहीं। 1000 डिग्री टेम्परेचर दीजिए, ताजमहल जल के राख हो जाएगा। और जब ताजमहल जलेगा तो लाखों लोगों का दिल भी जलेगा बाबू, क्योंकि जो लोग उदाहरण देते हैं ना कि हम तुम्हारे लिए ताजमहल बना देंगे, अगर हम लड़की होते ना तो हम दूगो ये इक्कियों को बात कहते कि बाबू ताजमहल छोड़ो, पटना में एगो 2 BHK का फ्लैट दिलवा दो। ताजमहल तो बहुत दूर की बात है, औकात से ज्यादा वादा नहीं करना चाहिए लोगों को, लेकिन कर देते हैं लोग, है कि नहीं। छोड़िए हटाइए, ताजमहल बनाने की दूर की बात है। इसलिए भगवान हमको लड़की नहीं बनाया, जानता है कांडे कर देते हैं हम, है कि नहीं। 2 BHK बना के दिखाओ, फिर बात करेंगे आगे, है कि नहीं। और भी बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं प्यार में। लेकिन चलिए अभी बात तो हो गया कि जो लोग दिल जले टाइप के हैं, हमारे जैसे लोग हैं, वो इस बात को एकदम बोल देते हैं। लेकिन एक लाइन उसके लिए भी बोल देते हैं जो प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, उनके लिए क्या कहना है? देखिए ध्यान से, जेब में पैसा तो है नहीं, बाबूजी के पैसा कितना दिन फुटा नहीं करेगा, लेकिन सुनिए ध्यान से, आपके लिए 2 लाइन कह देते हैं। कहा गया है, ये बहुत अच्छी बात है, देखिए बहुत अच्छा लाइन है। क्या कहा गया है कि एक अमीर बादशाह ने ताजमहल बनाकर गरीब के मोहब्बत का मजाक बना दिया। तो जो भी ताजमहल बनाया था अमीर आदमी था, बना दिया, लेकिन जो गरीब लड़का वो कहाँ से ताजमहल बना के देगा, है कि नहीं। लड़के लोग डिमांड करते हैं कि हमको हाउ चाहिए, हाई चाहिए, वो चाहिए, छोड़िए हटाइए। यहाँ देखिए बाबू, तो यहाँ क्या किया गया है? हीट करके, गर्म करके एक यौगिक को यानी एक अभिकारक को 2 या 2 से अधिक
प्रतिफल में परिवर्तित किया गया है या दो प्रतिफल में क्या, दो प्रतिफल में परिवर्तित किया गया है। तो वियोजन अभिक्रिया की पहचान क्या है कि इसमें प्रतिफल की संख्या एक से अधिक होगी। चलिए आगे, अगर हम पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाता है, अलग हो जाया करता है। बैलेंस अगर करना चाहते हैं तो यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ दो से गुना कर दीजिए, हाइड्रोजन यहाँ चार, यहाँ दो से गुना कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, जब एक बड़ी यौगिक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, या फिर बोलेंगे जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि एक अभिकारक दो प्रतिफल का निर्माण कर रहा है, इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ये वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा की उपस्थिति में हो रहा है तो इसे बोलेंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया या वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। ऐसे वैद्युत अपघटन भी बोल सकते हैं, वियोजन भी बोल सकते हैं, अपघटन भी बोल सकते हैं, वियोजन भी बोल सकते हैं, दोनों नाम है। यहां देखिए ये जो अभिक्रिया हो रही थी वो ताप की उपस्थिति में हो रही थी, इसलिए इसको तापीय विघटन अभिक्रिया बोलेंगे या तापीय वियोजन अभिक्रिया भी बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए AgCl है और AgCl को जब लाइट में रखा जाएगा, कटोरा ले लीजिए, कटोरा में ले लीजिए AgCl, इसको जब अगर धूप में रखिएगा तो क्लोरीन गैस बन के उड़ जाएगा, नीचे आपको सिल्वर मिल जाएगा, ठीक है। तो Ag अलग हो गया और क्लोरीन क्या हो गया, अलग। ध्यान से देखिए, बैलेंस करना चाहते हैं, यहाँ क्लोरीन एगो है, दो से गुना कीजिए, बनाओगे बैलेंस हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ एक अभिकारक प्रकाश को अवशोषित कर, है ना, प्रकाश को अवशोषित कर विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रकाश को अवशोषित कर AgCl टूटकर Ag और क्लोरीन में परिवर्तित हो गया। यहां भी देख रहे हैं आपकी एक अभिकारक दो प्रतिफल का निर्माण कर रहा है ना, प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसे बोल देंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। यहां से हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं, एक है तापीय वियोजन अभिक्रिया जो ताप की उपस्थिति में होता है या उष्मा की उपस्थिति में होता है, ठीक है। दूसरा है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, दूसरा है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत धारा के प्रवाहित करने के बाद होता है, ठीक है। इन तीनों प्रकार के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वो टूट जाता है, दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, तापीय वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, तापीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। अभी जस्ट आपने देखा कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया था तो कैल्शियम ऑक्साइड बना था और CO2 गैस बना था, गैस उड़ जाएगा, धुआं, है ना। आगरा में आग लगा देंगे, आग लगा देंगे ताजमहल तो आगरा धुआं धुआं हो जाएगा। PCl5 अगर हीट करेंगे तो PCl3 अलग हो जाएगा, Cl2 भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। FeSO4 अगर फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो आयरन सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, आयरन ऑक्साइड अलग हो जाएगा, Fe2O3। साथ ही साथ इसमें आपको सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड अलग हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आयरन यहाँ दो है, यहाँ दो से मल्टीप्लाई कीजिए, सब कुछ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के नंबर 8 है, इधर भी 8 है। अगर इसको अगर बैलेंस करिए, इसको अगर देखें तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चूने का पानी, जब इसको हीट करते हैं तो क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल भाप बन के उड़ जाएंगे, है ना। तो H2O वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा और बनेगा बाबू यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड, यानी चूना बचेगा और पानी वेपर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वो दो या दो से अधिक पदार्थ में क्या हो जाता है, टूट जाता है, या दो या दो से अधिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, या फिर जिस पदार्थ को गर्म करने पर, किसी एक पदार्थ को गर्म करने पर वो दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करता है, उसे बोलते हैं तापीय विघटन अभिक्रिया। यहाँ देखिए आपने एक पदार्थ को गर्म किया और कई सारे, यहाँ देखिए दो प्रतिफल मिला, यहाँ दो से ज्यादा प्रतिफल मिला, ठीक है। तो अगर प्रतिफल की संख्या दो से अधिक है, दो या दो से अधिक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तापीय विघटन अभिक्रिया कहेंगे। अब आगे देखिए अगला जो प्रकार है वो है प्रकाशीय विघटन अभिक्रिया। प्रकाशीय विघटन अभिक्रिया में क्या होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, ठीक है, प्रकाश को अवशोषित कर टूट जाता है या प्रकाश को अवशोषित कर दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रकाशीय विघटन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे यहाँ AgCl है तो यहाँ Ag अलग हो जाएगा और Cl2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा विघटन अभिक्रिया में। इसको हम बोल सकते हैं ब्रेकअप रिएक्शन, है ना, तलाक वाला रिएक्शन। जैसे बाबू AgCl सफेद, मतलब AgCl जो है ना यहाँ सफेद है, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा भूरा, ग्रे हो जाएगा बाबू, ग्रे। ब्राउन मतलब भूरा होता है, ग्रे मतलब होता है धूसर, ठीक है, तो धूसर हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ देखिए जैसे प्रकाश की उपस्थिति में लाएंगे, यानी इसको प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करिए, टूट जाता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में ब्रेकअप हो गया। याद कीजिए प्रकाश की उपस्थिति में पेचअप भी हुआ था। देखिए हिंदू परंपरा में एक बहुत विशेष बात है कि जब प्रकाश, ये क्या कहते हैं, पंडित जी की उपस्थिति में शादी होता है तो बाबू हिंदू परंपरा में अगर किसी महिला को आपको क्या करना है, उससे रिश्ता तोड़ना है, तो एक उल्टी प्रक्रिया होती है, समझ रहे हैं ना आप, है ना। तो पंडित जी फिर आएंगे, फिर उल्टा मंत्र पढ़ेंगे। यहाँ बिल्कुल वही बात है, पहले क्या हुआ था, शादी करवाया था पेचअप, अब क्या है, ब्रेकअप, है ना। पहले शादी करवा दिया, अब तलाक करवा देगा, है कि नहीं। चलिए आगे, तो ये दोनों अलग हो जाएगा, तो ये अलग हो गया, ठीक है। बैलेंस करने के लिए इधर Cl2 उधर है तो इधर भी 2 से गुना कर देंगे, इधर भी सिल्वर को बैलेंस कर दिया गया है।
AgBr2 है तो सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। AgI में क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, आयोडीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया, इधर भी 2 से। ये था आपका प्रकाश विघटन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अभिक्रिया की तरफ। और अगला जो अभिक्रिया है उसको समझने से पहले कुछ बातें समझ लेना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे अभी अगला जो अभिक्रिया वो है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, उसको समझने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखिए। सबसे पहले आयन क्या होता है मैं आपको याद करवा दूं। आयन क्या है बाबू, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। जब कोई परमाणु, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करता है या फिर क्या करता है, ग्रहण, तो जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है तब जाके वो आयन का निर्माण करता है। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो बनाएगा धनायन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाएगा, धनायन। और इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करता है तो क्या बनाता है, ऋणायन। तो जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऋणायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो धनायन बनेगा। जैसे देखिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। एल्युमिनियम भी 3 इलेक्ट्रॉन देता है, उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 1 नेगेटिव चार्ज। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 1 नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 3 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आयन 2 प्रकार का होता है, धनायन और ऋणायन। इसको याद कैसे रखोगे, ए मतलब एडिशन तो यानी पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव मतलब ऋणायन यानी नेगेटिव आयन, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन, इसको बोलते हैं नेगेटिव आयन। ये ट्रिक केवल यहीं तक अप्लाई करना, आगे मत अप्लाई कर देना, ठीक है, यहीं तक अप्लाई करना है। उसके बाद आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोड क्या होता है और वैद्युत अपघट क्या होता है। ध्यान से सुनिए, तो आयन समझ में आना चाहिए, इलेक्ट्रोड समझ में आना चाहिए। बैटरी के पास 2 टर्मिनल होता है, एक का नाम एनोड होता है, दूसरे का नाम कैथोड होता है। एनोड, यहाँ एनोड और ये है बाबू कैथोड। यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल मत लगा देना, यहाँ ये मत बोलना एन फॉर नेगेटिव, ए फॉर एडिशन, ठीक है। एनोड हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को, धन ध्रुव को, ठीक है। तो हम एनोड किसको कहते हैं, धन ध्रुव को। और कैथोड किसको बोलते हैं, ऋण ध्रुव को। तो याद रखिएगा ऋण ध्रुव को क्या कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है। इस तरीके से आपको एनोड और कैथोड याद रखना है, ठीक है। अब होगा क्या कि एनोड कैथोड जब आप याद रखिएगा तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एनोड और एनायन, कहाँ गया, एनोड और एनायन दोनों सेम ही है, ये दोनों अलग अलग है। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि प्रिया और प्रीतम, है ना, प्रिया और प्रीतम ये दोनों अलग अलग नाम है या सेम है, या दोनों अलग अलग है या सेम है। भाई प्रीतम लड़का है और प्रिया क्या है, लड़की है, दोनों सेम तो नहीं है। नाम चलो मिलता जुलता है लेकिन दोनों चीज अलग अलग है ना, कि प्रिया ही प्रीतम है, हाँ प्रिया ही हमारी प्रीतम है, अरे बाप रे बाप, है ना। यही तो मामला गड़बड़ हो जाता है, अगर प्रिया ही आपके प्रीतम है तो मामला गड़बड़ है। यहाँ आपको अलग अलग मानना है, प्रिया अलग है, प्रीतम अलग है। तो जब प्रिया अलग है, प्रीतम अलग है, तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है, जो एनायन है और जो एनोड है वो दोनों अलग अलग होते हैं। एनायन अलग है और एनोड अलग है। एनायन बोलते हैं ऋणायन को और एनोड बोलते हैं धन ध्रुव को, ठीक है, जो बैटरी के अंदर होती है। केटायन अलग होता है, कैथोड अलग होता है। केटायन बोलते हैं ऋण ध्रुव को, और सॉरी केटायन बोलते हैं धनायन को, और कैथोड बोलते हैं ऋण ध्रुव को, ठीक है। लेकिन जब वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है कि एनायन एनोड पे जाके जमा हो जाता है और केटायन कैथोड पे। तो हमने एक ट्रिक बनाया AACC। AACC का मतलब हुआ कि एनायन एनोड पर जमा होता है, ठीक है, एनोड पर जमा होता है, और केटायन कैथोड पर जमा होता है, ठीक है, कैथोड पर जमा होता है। इस तरीके से हमने ट्रिक बनाया है, ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा है वैद्युत अपघट। देखिए वह पदार्थ जो जल में घुलकर आयन में परिवर्तित हो जाता है उसे वैद्युत अपघट कहते हैं। जैसे जितने भी अम्ल है, भस्म है, लवण है, ये सभी के सभी क्या है, वैद्युत अपघट। अम्ल का 1-2 एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे कि HCl हो गया, ये भी वैद्युत अपघट है। H2SO4 हो गया, ये भी वैद्युत अपघट है, ठीक है। भस्म का भी एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, NaOH हो गया, ठीक है, ये वैद्युत अपघट है। KOH हो गया, वैद्युत अपघट है। जितने भी लवण है, NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सब क्या है, वैद्युत अपघट है। तो ये सभी के सभी जल में जब प्रवेश करते हैं तो ये आयन में परिवर्तित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, HCl डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर इसके अंदर HCl डाल दिए तो ये H+ और Cl- में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर H2SO4 वगैरह डालते हैं तो एक स्लाइड पे यहाँ देख लेते हैं, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। हमारे पास ये क्या है बाबू, ये पानी है, इसमें हम क्या करते हैं, H2SO4 डालते हैं। तो H2SO4 डालेंगे तो ये H+ और SO4 में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से इसको अलग किया गया है। सबसे पहले कोई भी वैद्युत अपघट केटायन और एनायन में ही परिवर्तित होता है। केटायन मतलब अनायन, एनायन मतलब ऋणायन। तो केटायन और एनायन में परिवर्तित हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। सल्फेट कितना है, 1, तो 1 लिख दिया, ठीक है। 1 लिखे जाने लोगे, बात एक ही है। अब अगर ये 2 है, ये 1 है,
ठीक है। तो ये पूरा क्या है, एक है, ये दो है। अगर इसके ऊपर चार्ज लिखना है तो दो को इधर लिखेंगे, एक को इधर लिखेंगे, तो एक यहाँ आ जाएगा और दो इधर आ जाएगा। कैसे लिखा गया देख लीजिए ध्यान से। H2SO4 था, तो सबसे पहले इसको किस में तोड़ेंगे, केटायन और एनायन में। तो केटायन तोड़िएगा तो ये H प्लस में टूटेगा और SO4 माइनस में टूटेगा। ठीक है, ये एनायन है और ये केटायन है, इसका नंबर 1 है। जरूरी नहीं है कि एक लिखा ही होगा, ठीक है, एक नहीं लिखा होता है, इसलिए यहाँ सल्फेट को ऐसे रख दिया गया, एज इट इज ऐसा ही है। ठीक है, केटायन में तोड़ दिया, एनायन में तोड़ दिया, केटायन एनायन में तोड़ दिया आपने, बहुत अच्छे। ठीक है, अच्छा इसके नंबर कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। सल्फेट के नंबर कितने हैं, 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। चार्ज को जब भी लिखा जाता है तो क्रॉस करके लिखा जाता है, 1 यहाँ लिखिएगा और 2 यहाँ लिखिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अभी उदासीन है। तो उदासीन कैसे है ये, देखिए ध्यान से। इसमें देखिए 2 1 जा 2 प्लस का 2 चार्ज और 2 1 जा 2 माइनस का 2 चार्ज, दोनों चार्ज के अगर ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। ये उदासीन है, इसलिए चार्ज को क्या किया गया, क्रॉस करके लिखा गया। तो क्रॉस करके लिखने का मतलब है कि अणु, ये जो यौगिक था ये उदासीन था, इसलिए चार्ज को क्रॉस करके लिखा जाता है। अगर आप चार्ज क्रॉस करके नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ क्या हो जाएगा, ध्यान से मान लीजिए कि अगर हम इसको तोड़ दें ऐसे केटायन और एनायन में, ठीक है, तोड़ दिया गया, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन बट आपके लिए जरूरी है। यहाँ हमने 2 लिखा है, ठीक है, तो ये 2 लिख दिया, सल्फेट 1 लिख दिया। ठीक है, चार्ज भी अगर यहाँ तुम 2 लिख दोगे, यहाँ 1 लिख दोगे, ठीक है, यहाँ तुम 1 लिख दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। पूछो कैसे, क्योंकि यहाँ 2 2 जा 4 प्लस का 4 आ जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा बाबू प्लस का 3 चार्ज। क्या इसके ऊपर प्लस का 3 चार्ज दिख रहा है आपको, नहीं, ये गड़बड़ बात हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, चार्ज को क्रॉस करके लिखते हैं। अब ये भी क्या हुआ, जब से कि अम्ल है ये, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, जनरली वो अम्ल होता है, तो ये अम्ल है, इसमें हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, ये जल में जाकर आयन में टूट गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत अपघट्ट कहेंगे। तो अम्ल क्या होता है, वैद्युत अपघट्ट। इसके अलावा ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में क्या करते हैं, कोई बेस डाल देते हैं, ठीक है, क्षार डाल देते हैं। ये जो क्षार है, भस्म है, ठीक है, ये भस्म या क्षार जो भी बोलिए आप, ठीक है, ये भी जाके जल में जाकर Na+ और OH- में क्या हो जाता है, परिवर्तित। कैसे परिवर्तित हुआ, तो NaOH को अगर आयन में परिवर्तित करना, तरीका क्या है, सबसे पहले लिखेंगे केटायन और उसके बाद क्या लिखेंगे, एनायन, ठीक है, OH। ये देखिए सोडियम 1 है तो यहाँ 1 हो गया, ये भी 1 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, दोनों 1 1 है तो चार्ज भी इसका 1 1 आ जाएगा। एक को लिखे तो ठीक, ना लिखे तो ठीक, तो Na+ OH- में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से हमने कहा बाबू अम्ल भी क्या है, वैद्युत अपघट्ट, क्षार भी क्या है, वैद्युत अपघट्ट। और भी दावतें देख लीजिए, ठीक है। अगर हम लवण की बात करें, ठीक है, लवण की बात करें तो इसमें लवण डाल देते हैं NaCl, तो ये हो जाएगा Na+ और Cl- में परिवर्तित हो जाएगा, ये भी क्या है, वैद्युत अपघट्ट है। लेकिन अगर यही हम, ठीक है, इसी पानी के अंदर अगर हम चीनी को मिला देते हैं, चीनी का मतलब क्या, C12H22O11, अगर हम चीनी को मिला देते हैं तो चीनी आयन में परिवर्तित नहीं हुआ। अगर ये आयन में परिवर्तित नहीं हुआ तो इसे हम वैद्युत अपघट्ट नहीं कहेंगे। तो चीनी बाबू वैद्युत अपघट्ट नहीं है। वैद्युत अपघट्ट उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में जाकर आयन में परिवर्तित होता है, ये वैद्युत अपघट्ट नहीं है। इसके अलावा हम अगर मान लीजिए और कंटेनर लें, इस कंटेनर में हम क्या मिला दें, यूरिया मिला दें, ठीक है, तो यूरिया यानी यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 कौन H2, याद करने का तरीका NH2 कौन H2, ठीक है। ये भी आयन में परिवर्तित नहीं होता है तो इसे भी हम वैद्युत अपघट्ट नहीं कहेंगे। तो ये भी आपका वैद्युत अपघट्ट नहीं है, ये भी वैद्युत अपघट्ट नहीं है। इसके अलावा देखिए एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, है ना, हम चीनी मिला दिए हैं, यूरिया मिला दिए हैं, ग्लूकोज मिला देते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला आप सबको पता है, बोर्ड में पूछा भी गया था, C6H12O6 ग्लूकोज, ये फार्मूला है। ये भी आयन में परिवर्तित नहीं होता है तो इसे भी वैद्युत अपघट्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें समझ में आता है कि कौन वैद्युत अपघट्ट है और कौन वैद्युत अपघट्ट नहीं। जितने भी वैद्युत अपघट्ट होते हैं वही विद्युत का चालन कर सकते हैं, अदरवाइज विद्युत का चालन नहीं कर सकता है कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो अगला एग्जाम्पल है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया तभी समझ में आएगा जब आपको आयन समझ में आना चाहिए, इलेक्ट्रोड समझ में आना चाहिए, ठीक है, और वैद्युत अपघट्ट पदार्थ समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई पदार्थ एनोड और कैथोड पे जाके एकत्र हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें होगा क्या, वही एक पदार्थ टूटेगा और 2 या 2 से अधिक प्रतिफल का निर्माण होगा। जैसे देखिए अगर हम पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अलग हो जाएगा। बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन 2 है, इधर 2 से गुना करेंगे हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, तब 4 से गुना हो जाएगा। अच्छा देखिए ध्यान से, एक सवाल यहाँ ये भी होता है कि हाइड्रोजन कहाँ जमा होगा। देखिए हाइड्रोजन केटायन है तो केटायन कहाँ जमा होगा, कैथोड पे, है ना, CC केटायन कैथोड पे, तो ये कहाँ जाके जमा हो जाएगा, कैथोड पे। एनायन कहाँ, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो एनायन कहाँ जमा होगा, एनोड पर। एनायन कहाँ जमा होगा, एनोड पर। आइए इस चीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक सेटअप लिया गया है,
इस सेटअप के अंदर क्या किया गया बाबू, एक कंटेनर लिया गया है जिसके अंदर पानी भर दिया गया है, ठीक है। तो इस कंटेनर में पानी भर दिया गया है और HCl की कुछ बूंदे इसके अंदर डाल दी गई है। तो सबसे पहले कंटेनर लिया गया, कंटेनर में क्या किया गया है, पानी भर दिया गया है और कुछ बूंदे क्या की गई बाबू, HCl की भी डाल दी गई है, ठीक है। जैसे शुद्ध पानी की अगर बात करें, अगर हम HCl नहीं डालते, ठीक है, अगर HCl नहीं डालते, बैटरी से जोड़ देते, एक कंटेनर लिया, इसमें पानी लिया, इसमें दो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड लिया गया है ना, धातु की छड़ बोल दीजिए, दो धातु की छड़ लिया गया है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है उसको एनोड कह देंगे, जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा उसे क्या कह देंगे, कैथोड कह देंगे। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ विद्युत का चालन होगा? नहीं। विद्युत का चालन के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है या तो आयंस होना जरूरी है। बाबू अभी पानी आयंस में नहीं टूटा है, जब तक विद्युत का चालन नहीं होगा तब तक पानी आयंस में नहीं टूटेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि शुद्ध जल शुद्ध जल में विद्युत का चालन नहीं होता है। अब तुम घर जाके एक्सपेरिमेंट मत करने लगना कि तो पानी ले लेना, उसमें तार क्या कहते हैं बिजली का डाल के हाथ चेक करना कि करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक्चुअली हमारे घर में जो पानी आता है ना वो शुद्ध नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ आयंस मिले होते हैं, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के भूगर्भ से निकाला जाता है तो कुछ ना कुछ आयंस मिले होते हैं। तो अगर आयंस होगा तो फिर वहां करंट पास हो जाएगा, फिर तुम्हें झटके लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करना ही मत। शुद्ध जल मतलब एकदम आशुद्ध जल जिसको कहते हैं, एकदम प्योर वाटर होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के आयन की मिलावट नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आपको पसीने उसीने हाथ में आ रहे हो, आपने वही हाथ डाल दिया तो फिर पसीने के अंदर भी आयंस होता है तो करंट वहां से भी लग सकता है। एनीवेज आप ऐसा एक्सपेरिमेंट घर पे नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो एनोड और कैथोड है, हमने पानी डाला, विद्युत का चालन नहीं हो रहा था, तो कुछ अमाउंट में क्या करते हैं HCl अम्ल डालिए या क्षार डाल दीजिए या लवण डाल दीजिए, कुछ अमाउंट में डाल दिया गया तो आयंस के कारण इसमें विद्युत का चालन होने लगा। जैसे ही विद्युत का चालन होने लगा, ठीक है, तो ये जो पानी है वो किसमें जाकर टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जाके टूट गया। अब ये जो हाइड्रोजन है वो जाके कहां जमा हो जाएगा, केटायन है तो ये कैथोड पर जमा होगा और ये एनायन है तो कहां जमा होगा, एनोड पर, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या हुआ होगा यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनोड पर क्या हुआ। एनोड पर क्या हुआ देखिएगा ध्यान से। एनोड पर जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ध्यान से देखिए, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज है। पानी में कितने ऑक्सीजन होते हैं आप जानते हैं, पानी में एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। इसने दो इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया। अब मान लीजिए ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन लेकर ये ऋणायन यानी इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, तो ये ऑक्सीजन में परिवर्तित हो गया, ठीक है। अगर हम और ऑक्सीजन की बात करें तो एक और ऑक्सीजन लेते हैं, इसने दो इलेक्ट्रॉन लिया और फिर से इसने दो इलेक्ट्रॉन फिर से लूज कर दिया, तो फिर से एक और ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है। अब ये दोनों ऑक्सीजन आपस में क्या हो जाएंगे, अभिक्रिया करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु क्रियाशील होते हैं, वो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते, इसलिए दोनों संयुक्त अवस्था में आएंगे और O2 का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। और एनोड पर ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, ठीक है। तो एनोड पे इस तरीके से ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी। जरा देखिए यहाँ हाइड्रोजन दो है, यहाँ भी दो ऑक्सीजन एक है, यहाँ दो है, यहाँ दो से गुना कर लेते हैं, हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो एनोड पे कहानी बन रही थी, कैथोड पे क्या बनेगा, देखिए कैथोड पर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो H+ के फॉर्म में था, ऑक्सीजन माइनस के फॉर्म में, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में था। अब इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो जब एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो एक H का निर्माण होता है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण होता है। फिर से दूसरा H+ है, इसने एक और इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये जो चारों इलेक्ट्रॉन एनोड के द्वारा रिलीज किया गया है, तो ये जो एनोड से 4 इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लिया H बना, फिर से एक इलेक्ट्रॉन लिया H बना, और ये दोनों मिलकर H2 के मॉलिक्यूल बना देंगे। ये कहाँ रिलीज हो जाएगा, कैथोड पर, ठीक है। फिर एक और H था, 4 हाइड्रोजन था, फिर H बनेगा, एक और इलेक्ट्रॉन आया, फिर H बनेगा, फिर ये H2 गैस के फॉर्म में कैथोड पर रिलीज हो जाएगा। तो आपको पूरी बातें हमने समझा दिया, आपको याद रखना है AACC एनायन एनोड पे और कैटायन कैथोड पे जमा होगा। ऑक्सीजन एनायन के रूप में था, एनोड पे जमा हो गया, हाइड्रोजन कैटायन के रूप में था, कैथोड के रूप में कैटायन के रूप में था, तो कैथोड पे जाके जमा हो गया। अब इस तरीके से हम वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया को भी समझ चुके हैं और ये पूरी बातें आपको आगे काम आएगी। कई बार ये भी पूछा जाता है एनायन पे एनोड पे कौन रिलीज होगा, कैथोड पे कौन रिलीज होगा, ये सवाल भी पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए IMP है। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया पे आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आगे भी और यहाँ भी। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो अभिक्रिया है जिसको बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, या फिर कई बार इसको विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं या अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं वो कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व है ना, कम अभिक्रियाशील तत्व को
विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको पता है हर समुद्र की यही कहानी है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, यही बात यहाँ हो रहा है। अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देगा या तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है, अब क्रियाशीलता किसकी अधिक है किसकी कम है ये बताने के लिए मैंने आपको सक्रियता श्रेणी बताया था। देखिए सक्रियता श्रेणी फिर से याद करवाते हैं। केदारनाथ का मामा, ठीक है, केदारनाथ का मामा आलू जरा फीका पकाता है, फीका पकाता है। कहे हाँ जी आरती अपने पति से, कहे हाँ जी ट्रिक फिर से देख लीजिए, ट्रिक देखिएगा, इधर लिख रहा हूं, ठीक है, ट्रिक थोड़ा इधर लिख रहा हूं या यहीं लिख देता हूं, ठीक है। केदार ट्रिक देखिएगा, केदारनाथ का मामा आलू जरा फीका पकाता है। कहे हाँ जी आरती अपने पति से। अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी है वो अधिक अभिक्रियाशील है, हाइड्रोजन से नीचे जितने भी वो कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो ऊपर वाला धातु क्या करेगा, ये ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को कर देगा विस्थापित। वो आगे हम देखेंगे कैसे, जरा यहां देख लीजिए ध्यान से। हमने कहा अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देगा। अब हम कह रहे हैं कि ए अधिक अभिक्रियाशील है तो बी को क्या कर देगा विस्थापित, तो ए अधिक अभिक्रियाशील था तो बी सी में से बी को क्या कर दिया विस्थापित। अब ए सी के साथ जुड़कर ए सी बना दिया और बी को क्या कर दिया अलग कर दिया, बी हो गया अलग। एग्जाम्पल के समझने के लिए देखिए ध्यान से कि बाबू ये विक्की कौशल है और ये है कटरीना जी, कटरीना जी, और ये भाई साहब है सलमान खान, ये भाई साहब है सलमान खान। एक दिन एक इंटरव्यू में विक्की कौशल जी ने क्या कहा कटरीना जी से कि आप किसी अच्छे से विक्की कौशल को देख के है ना शादी क्यों नहीं कर लेते। अब देखिए विक्की कौशल युवा है ना, अच्छा एक्टिंग भी करते हैं, टैलेंटेड भी है बहुत, है कि नहीं। और सलमान खान जी बूढ़े हो गए हैं तो ये अधिक अभिक्रियाशील था, सलमान खान जी कम अभिक्रियाशील थे। तो अधिक अभिक्रियाशील ने क्या किया, कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर दिया। फाइनली है विक्की कौशल जी के साथ ये आपका विक्की कौशल जी हैं और ये आपकी कटरीना जी है ना, और ये रहे आपके सलमान खान महोदय, सलमान खान महोदय है ना, वो अलग हो गए। अच्छा देखिए, जो लोग भी सलमान खान के फैन होंगे या सल्लू भाई के फैन होंगे, हमारा ये इंटेंशन नहीं था कि आपको सल्लू भाई को हर्ट करे, ठीक है, बस ये समझाने के लिए था। कहते हैं इस कथा के सारे पात्र काल्पनिक है, वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ था। आप कहने का मतलब समझिए, अगर आप ये सलमान खान के फैन है तो अच्छी बात है, अब विक्की कौशल के फैन है तो भी अच्छी बात है, हम किसी के फैन नहीं। चलिए आगे, हम धोनी जी के फैन है। आइए पॉइंट पे आते हैं। तो हमने क्या कहा, बाबू अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देंगे। कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया है। कम अभिक्रियाशील धातु क्या करेगा, उसके कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। ये भी एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया है। आपने क्या देखा सक्रियता श्रेणी में, तो देखिए आयरन कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, और कॉपर कहाँ है, यहाँ है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आयरन अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है। तो क्या होगा, कॉपर को लात मार के बाहर कर देगा, टक के मार के बाहर कर देगा, कॉपर अलग, ये बनेगा आयरन सल्फेट, और यहाँ कॉपर बाबू अलग हो जाएगा, लाल भूरा रंग का, एकदम अलग हो गया। ये लोग क्या बोले हम, ठीक है। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम और जिंक, जरा एक चीज देख लीजिए, ठीक है, जिंक नीचे और मैग्नीशियम क्या ऊपर है, तो मैग्नीशियम जिंक को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। तो मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील है और जिंक क्या है, कम अभिक्रियाशील है, लात मार के बाहर कर दिया, जिंक अलग, और ये तुम्हारा रहा मैग्नीशियम और ये रहा सल्फेट, ठीक है। इसकी वैलेंसी +2, इसकी -2, क्रॉस हो गया, कट गया, आंसर यही आएगा, ठीक है। इस तरीके या फॉर्मूला वही बनेगा। इस तरीके से हमारा क्या बना बाबू, मैग्नीशियम सल्फेट बना है और जिंक बना है, ठीक है। जिंक ठोस रूप में अलग हो जाएगा, ठीक है। नीचे का तीर बताता है कि अवक्षेप का निर्माण हुआ है, बता चुके हैं ये सब, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा है, कम अभिक्रियाशील अधातु का उसके यौगिक से विस्थापन। मान लीजिए हमारे पास ये ब्रोमीन है, ये अधातु है, ये ऐसा अधातु जो द्रवस्था में पाया जाता है, ये भी आयोडीन है, ये अधिक अभिक्रियाशील है और ये कम अभिक्रियाशील है। आप जानते हैं सोडियम क्लोरीन से बहुत प्यार करता है, अधिक अभिक्रियाशील है, ज्यादा प्यार कर रहा है ना, ब्रोमीन कम कर रहा है। तो सोडियम ने कहा, क्लोरीन ने कहा सोडियम से, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, तू भी न माने। अच्छा भाई पहले ब्रोमीन को निकाल देते हैं, ब्रोमीन हो गया अलग, ठीक है। अब ये क्लोरीन सोडियम से क्या कहेगा, हम तो तेरे आशिक है, ये लो आशिक बना देते हैं। ये रहा सोडियम, ये रहा बीच में दिल, और ये रहा क्लोरीन, ठीक है। अब ऐसा पढ़ाएंगे तो तुमको दिक्कत हो जाएगा। लो सोडियम क्लोरीन एक साथ बना देते हैं, है ना, ये सोडियम क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे,
ये अधिक अभिक्रियाशील अधातु था, ये कम अभिक्रियाशील अधातु है, तो अधिक अभिक्रियाशील अधातु उसके यौगिक से कम अभिक्रियाशील अधातु को क्या कर दिया, विस्थापित, है ना। अब ब्रोमीन अलग हो गया बाबू, क्लोरीन आ गया। बैलेंस करने के लिए यहाँ देखें तो क्लोरीन इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 से गुना कर दी, सोडियम 2 हो गया, इधर भी 2, ब्रोमीन 2 हो गया, बैलेंस हो गया। अब ये क्लोरीन फिर से क्या करेगा, आयोडीन, जब ब्रोमीन को विस्थापित कर सकता है तो आयोडीन को कर ही सकता है। इन्होंने कहा सोडियम से, सोडियम हमार है ना, कोई हमारे वाले के साथ गुलू गुलू करेगा तो मारेंगे ना, लात मार के आयोडीन को बाहर कर दिया, ठीक है। तो आयोडीन हो गया अलग, ठीक है, आयोडीन हो गया अलग, आयोडीन हो गया अलग। अच्छा ध्यान से देखिए, सोडियम क्लोरीन के साथ यौगिक बना दिया, कंपाउंड बना दिया। बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दीजिए, इधर भी 2 से गुना कर दीजिए, बैलेंस हो। अब आगे देखिएगा, कह रहा है कि क्रियाशील धातुओं का अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। अब एक ये भी एक तरह का विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें अधिक ये जो जिसमें क्या होगा, जो धातु है, ठीक है, जो क्रियाशील धातु है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं और ये सारे हाइड्रोजन के ऊपर ही होंगे, ठीक है। अब ये जिंक क्या करेगा, जिंक, ये जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और जिंक जब हाइड्रोजन को विस्थापित करता है तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा बाबू, अलग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जिंक सल्फेट का निर्माण होगा, ZnSO4। अच्छा एक चीज समझ लीजिए ध्यान से, यहाँ एक गुरु मंत्र आपको ये भी याद रखना है कि जब भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है, ठीक है। हम कहेंगे बाबू ये जो धातु है वो अम्ल में मौजूद हाइड्रोजन का जानी दुश्मन है, जानी दुश्मन, है ना, एकदम बेइज्जती के साथ कहेगा निकलो निकलो जल्दी, अभी निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, ठीक है। अब यहाँ देखिए आयरन है और ये HCl है, ये क्या क्या बाबू फिर से हाइड्रोजन को बाहर कर दिया। क्या हाइड्रोजन अकेले जाएगा, एक हाइड्रोजन स्टेबल ही नहीं होता तो 2 हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, H2 के फॉर्म में। तुम कहोगे सर यहाँ 2 हाइड्रोजन है ही नहीं, अरे आएगा, देखो बैलेंस करने के बाद सब आएगा, ठीक है। वहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन इसको बैलेंस करने से पहले यौगिक बना लेते हैं, ठीक है। ये आयरन और क्लोरीन है तो क्लोरीन और आयन यानी FeCl3 फेरिक क्लोराइड बना, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्लोरीन 1 है, यहाँ 3 है, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ क्लोरीन 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 3 करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा है तो यहाँ क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते, तो क्लोरीन 6 हो गया, यहाँ लिख देंगे 6, हाइड्रोजन भी हो गया 6, यहाँ 3 से गुना कर देंगे, हाइड्रोजन भी हो गया 6, आयरन हो गया 2, यहाँ 2 लिख दीजिए। इस तरीके से हमारा रिएक्शन भी क्या होता है, बैलेंस होता है। तो हमने क्या कहा, क्रियाशील धातुओं का अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन, ठीक है, ये भी एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया बोलिए या एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलिए, उसके बाद आता उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो सभी का ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयन या परमाणु का आदान प्रदान होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, ठीक है, के बीच या तो आयन का या तो परमाणु का, परमाणु का भी आदान प्रदान हो सकता है, आयन का भी आदान प्रदान हो सकता है, दोनों में से कोई भी बात बोलिए। अगर आयन और परमाणु का आदान प्रदान हुआ तो कुछ नए यौगिक का भी क्या होगा, निर्माण होगा। चलिए आइए देखते हैं, अगर हम कहें कि बाबू बी डी के साथ, या बी ने अपना एटॉमिक चेंज किया या ए ने अपना एटॉमिक चेंज किया, ए चला गया सी के साथ, बी चला गया डी के साथ, तो दोनों का आदान प्रदान हो गया। इसने अपना सी इसको दे दिया, इसने अपना बी इसको दे दिया, समझ रहे हैं ना, ये सी इसको दे दिया, ये अपना बी इसको दे दिया, ठीक है। अब तुम इस रिएक्शन को ऐसे समझ सकते हो, है ना, कैसे कि बाबू ये मान लो कि ये डी जो है, ये सी जो है डी की बेटी थी, अपनी बेटी इसको दे दिया, अपना बेटा इसको दे दिया, करो गोली मारो। इतना करने से अच्छा है कि ये दोनों में परमाणु में अदला बदली हो गई, ठीक है। तो यहाँ बनेगा बाबू ये AC बनेगा एक साथ, ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ क्या बनेगा, BD बनेगा। तो जब दोनों के परमाणु की अदला बदली हुई तो नए यौगिक का निर्माण हुआ, नए पदार्थ का निर्माण हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जरा आगे देखिएगा इसमें कि और भी कई सारी चीजें यहाँ दी गई है। यहाँ सोडियम सल्फेट और यहाँ बेरियम क्लोराइड है, तो सोडियम अधिक अभिक्रियाशील है और बेरियम कम अभिक्रियाशील है, तो क्या होगा, अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को विस्थापित करेगा, ठीक है। तो बेरियम को बाहर निकाल दिया, तो सोडियम क्लोरीन के साथ गुलू गुलू कर बैठा, ठीक है। लेकिन बेरियम ने इस बार कहा हम तो नहीं जाएंगे अकेले, हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी ले जाएंगे। किससे, सल्फेट से कहा, तो बेरियम ने सल्फेट से कहा हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी ले जाएंगे। तो बेरियम सल्फेट को लेके फरार हो गया, बेरियम सल्फेट को लेके फरार हो गया। ये जो बेरियम सल्फेट बना है ये ठोस पदार्थ के रूप में बनता है, ठोस अघुलनशील पदार्थ के रूप में बनता है, और ये सफेद कलर का, ठीक है, सफेद रंग का PPT बनता है, सफेद अवक्षेप बनता है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। बैलेंस करना चाहते हैं तो सोडियम क्लोरीन है बाबू, 2 से गुना कर दो, इधर बैलेंस हो जाएगा। फिर देखिए सोडियम है और यहाँ क्या है, सिल्वर है। ये जो सोडियम है अधिक अभिक्रियाशील है, सिल्वर क्या है,
कम अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को लात मार के बाहर करेगा। लेकिन इस बार सिल्वर अकेले नहीं जाएगा, क्लोरीन को लेकर जाएगा। सिल्वर ने कहा क्लोरीन से, है ना, हम अकेले नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी ले जाएंगे। तो सिल्वर क्लोरीन को लेके फरार हो गया, AgCl। ये भी सफेद रंग का क्या बना, अवक्षेप बना, ठीक है, सफेद रंग का अवक्षेप बना। अब जरा देखो बाबू एक चीज और ध्यान से, यहां से ये सोडियम और ये नाइट्रेट, ये सोडियम नाइट्रेट एक दूसरे में खो गए, हम तो दीवाने हुए यार, सोडियम नाइट्रेट का दीवाना हो गया, है कि नहीं। आइए ये देखिए बेरियम और ये देखिए हाइड्रोजन है, देख तरह ध्यान, इधर चाचा इधर बेरियम हाइड्रोजन को मारा लात चल गया एकदम जन्नत में, है ना। हाइड्रोजन अकेले नहीं जाएगा, कहा हम तो जाएंगे सनम, क्लोरीन को भी ले जाएंगे। हाइड्रोजन अकेले घूमने नहीं गया, क्लोरीन को साथ में लेके गया, दोस्ती हो गया ना। और ये बेरियम फिर से सल्फेट का निर्माण कर दिया, ठीक है, सफेद कलर का अवक्षेप बनेगा। बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ गुना कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ आयरन सल्फाइड है और ये H2SO4 है, फिर से आयरन ने क्या किया, हाइड्रोजन को बाहर किया, ठीक है। जैसा हाइड्रोजन को बाहर करेगा, हाइड्रोजन सल्फेट को लेकर इस बार फरार हो गया, ठीक है। और ये देखिए आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया, FeSO4, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनिए बाबू, इस तरीके से क्या हो रहा है, परमाणु या क्या कहते हैं, परमाणु के समूहों की अदला बदली हो रही है। और इस प्रकार से जब अदला बदली होती है तो नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया। आपसे ये पूछा भी जाएगा ऐसी कौन सी अभिक्रिया जिसमें परमाणु या आयन का या परमाणु के समूह का आदान प्रदान होता है, तो आप कहेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ कुछ क्या कहते हैं, उदाहरण भी दिए हुए हैं। एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, जिसमें अवक्षेप बन रहा है ना, तो जितने भी अवक्षेपन अभिक्रिया हो गए वो उभय विस्थापन के भी उदाहरण है। तो आपको ये भी याद रखना कि जितने भी अवक्षेपन अभिक्रिया है वो उभय विस्थापन के उदाहरण है। अगला जो अभिक्रिया वो है अवक्षेपन अभिक्रिया। उसके बाद कुछ और अभिक्रिया के बारे में अपने को पढ़ना है, तो हम इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है, तो हम इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। क्यों लंबा हो गया, इसके पीछे रीजन ये है कि मैं आपको एक साथ बैलेंसिंग भी सिखा रहा हूँ, तो बैलेंसिंग भी सीखना बहुत जरूरी होता है, 2 नंबर में आता है, ठीक है। और कई सारा डाउट्स भी होता है कि 2 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जिस भी प्लेटफॉर्म से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हालांकि सर्वोत्तम ऐप पे ही आपको वीडियो मिला होगा, ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और सर्वोत्तम के साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द।